प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पावर उस पर बात करने वाले हैं। जो ये टॉपिक है पावर जिसे हिंदी में शक्ति कहा जाता है, न केवल जो हमारा सामाजिक विज्ञान है बल्कि जो विज्ञान है उसमें भी इसको पढ़ाया जाता है। भौतिक विज्ञान में इसे पढ़ाया जाता है और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है। पर आज हम इसे राजनीति विज्ञान में किस प्रकार इसको पढ़ा जाता है और किस प्रकार राजनीति विज्ञान में इसकी भूमिका है उस पर अध्ययन करने वाले हैं। और टॉपिक बड़ा ही शानदार होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि पावर के वास्तविक अर्थ को आप समझ सकें। तो जो पावर शक्ति शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से ये पावर शब्द लिया गया है। एक तो है पोटास्टस और दूसरा है पोटेंशिया। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, पोटास्टस और पोटेंशिया। इन दो शब्दों से ये लिया गया है। और जो पोटास्टस है इसका अर्थ होता है निर्देशित करना या निर्देश देना। निर्देशित करना या निर्देश कर देना, इंग्लिश में कह सकते हैं कमांड एंड डोमिनेशन। तो जो ये पोटास्टस शब्द है इससे जो अर्थ निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं शक्ति के नकारात्मक, जो शक्ति का नकारात्मक अर्थ है उसको लेकर आते हैं। क्योंकि जब आप किसी को निर्देशित करेंगे या किसी को निर्देश देंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे होंगे। तो इसलिए इसे शक्ति का नकारात्मक अर्थ भी कहा जाता है। दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है पोटेंशिया। पोटेंशिया जिसका अर्थ होता है कैपेसिटी या एबिलिटी, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है क्षमता या योग्यता। तो जब हम पोटेंशिया या कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करते हैं तो ये शक्ति का सकारात्मक अर्थ है और जो कि कहीं ना कहीं जो शक्ति है उसके वास्तविक अर्थ को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है। तो और ये जो शक्ति है इसका सकारात्मक अर्थ है। तो क्षमता आप जानते होंगे, किसी की योग्यता, यानी कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता का होना जिससे वो दूसरे को प्रभावित कर सके, या कुछ ऐसी योग्यताओं का होना जिससे कि वह किसी दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, इसी को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति के अर्थ को समझने के बाद अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं और राजनीति विज्ञान में इसे कैसे प्रभावी बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान में हम इसके सामाजिक और राजनीतिक अर्थ का ही अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम दो परिभाषाओं को लेते हैं, पहली है मैक्स वेबर की और दूसरी उसी से मिलती जुलती रॉबर्ट डहल की। तो मैक्स वेबर का कहना है कि शक्ति एक ऐसी सामाजिक संबंध को कहा जाता है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो चाहे वो करवा सकता है, जो कि दूसरा करने को राजी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि दूसरे की इच्छा उस काम को करने में हो भी सकती है और दूसरे की इच्छा उस काम को करने की नहीं भी हो सकती है, किंतु पहला व्यक्ति उस काम को कराने का सामर्थ्य रखता हो तो पहले व्यक्ति की ये शक्ति कही जाएगी मैक्स वेबर के अनुसार। दूसरी परिभाषा इसी से मिलती जुलती है, रॉबर्ट डहल महोदय की है। वो कहते हैं शक्ति एक ऐसे सामाजिक संबंध को कहते हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो चाहे वो करवा सकता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति की इच्छा और सहमति मायने नहीं रखती है। यानी कि वही बात है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कहा है कि भैया दूसरा व्यक्ति किसी काम करने को हो सकता है उसकी इच्छा ना हो सकता है इच्छा हो सकता है वो अपनी सहमति ना देता हो उस काम को करने की। तो इसको ही रॉबर्ट डहल ने शक्ति कहा है पहले व्यक्ति की। तो इस प्रकार अब इसे हम समझते हैं कि ये दोनों कहना क्या चाहते हैं। आप मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। ए व्यक्ति अगर बी व्यक्ति से कोई भी ऐसा काम करवा सकता है जो कि वो करना नहीं चाहता है या करना चाहता भी है, तो तब भी अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति से वो काम करवा लेता है तो ये माना जाएगा कि ए व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली है, ताकि वो बी व्यक्ति से वो काम करवा पा रहा है। तो अब मेरा मानना है कि पावर का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, साथ के साथ दो परिभाषाएं आपके पास आ गई है। अब हम इसको समझने के बाद, अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि हाँ आपके समझ में आया है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करें।
अब इन दोनों को समझने के बाद हम शक्ति की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहला, शक्ति संबंधात्मक होती है, यानी कि शक्ति किसी अकेला व्यक्ति या अकेली संस्था के रूप में हम शक्ति को नहीं देख पाएंगे। व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का संस्था से, व्यक्ति का प्रकृति से, व्यक्ति का समाज से, मतलब संबंधात्मक दो संस्था या दो व्यक्ति जब होंगे तभी शक्ति को हम देख सकते हैं, तभी हम शक्ति को समझ सकते हैं। तो यानी कि शक्ति क्या होती है? संबंधात्मक होती है। दूसरा, शक्ति द्विपक्षीय धारणा है, यानी कि शक्ति एक पक्षीय नहीं हो सकती। एक पक्ष जब तक है तब तक शक्ति को हम नहीं समझ सकते हैं। जब दो पक्ष देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चाहे वो व्यक्ति हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, समाज हो सकता है, संस्थाएं हो सकती है, या दो अंग हो सकते हैं, तभी हम शक्ति को समझ सकते हैं। तीसरा है, शक्ति का संबंध स्थिति से होता है, यानी कि शक्ति, अभी हम स्थिति पे को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो उन दो व्यक्ति में हम कह सकते हैं, दो व्यक्ति ए और बी हो सकते हैं कि भैया ए बी से शक्तिशाली है। किंतु हो सकता है कि तीसरा व्यक्ति सी अगर आ जाए तो हो सकता है सी ए और बी दोनों से शक्तिशाली हो। यानी कि स्थिति पर निर्भर करता है कि कैसी प्रक्रिया है, कितने लोग हैं, उस आधार पर शक्ति को हम समझ सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान की बात की जाएगी तो भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से शक्तिशाली होगा, पर भारत, पाकिस्तान या फिर चाइना को भी ले लिया जाएगा तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि पाकिस्तान जरूर अवश्य कमजोर है। किंतु भारत और पाकिस्तान, जो भारत और चाइना है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि चाइना मजबूत स्थिति में है। पर अगर इसमें इस समय ना कहें तो कम से कम जब पाकिस्तान और चाइना मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिलने के बाद भारत के लिए जरूर भारत से अधिक मजबूत है। तो इसको आप इससे समझ सकते हैं कि संबंध स्थिति पे निर्भर करते हैं कि कैसी स्थिति है। हो सकता है जो आज शक्तिशाली हो वो कल को कमजोर हो सकता है, या किसी के सम्मुख कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो दूसरे के सम्मुख कमजोर भी हो सकता है। तीसरा है, शक्ति तभी वैध होती है जबकि उसके पीछे मान्यता हो। तो कहीं ना कहीं इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि शक्ति तभी वैध होगी जब उसके पीछे मान्यता हो, यानी कि कोई कानून उसके पीछे हो, कोई उस शक्ति को वेरीफाई करने वाला व्यक्ति हो, तभी हम शक्ति को वैध कहेंगे। आप इसे अपनी संस्थाओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्यवस्थापिका ने अगर किसी कानून का निर्माण किया है तो वो वैध कानून होगा, किंतु व्यवस्थापिका के अतिरिक्त अगर किसी संस्था ने जब तक उसको प्रतिनिधान के आधार पर शक्ति बनाने की शक्ति नहीं दी हो तब तक वो कानून वैध नहीं होगा। यानी कि कोई संस्था जो उस शक्ति को लागू कर रही है तभी वो शक्ति मान्य होगी, और अगर उसको लागू करने वाली कोई संस्था नहीं है तो उस शक्ति को हम अवैध कहेंगे। तीसरा है, शक्ति का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है, शक्ति चाहे वो सैनिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो, देशों के मध्य शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, तो कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे अवश्य होता है, तभी उसका प्रयोग किया जाता है, वरना उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद प्रश्न उठता, जो छठा विशेषता इसकी आती है वो आती है, वास्तविक शक्ति का वाहक अस्पष्ट होता है। यानी कि हम समाज में देखें, संस्थाओं के मध्य देखें, देशों के भीतर देखें, विश्व में भी देखें, तो एक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि आखिर शक्ति किस व्यक्ति के पास है। अगर हम कभी कहेंगे कि भैया शक्ति देश में संविधान के पास है तो हमको देखने को मिलेगा कि संविधान तो शक्ति अवश्य रखता है, किंतु उसका प्रयोग कौन कर रहा है? विधायिका कर रही है। कभी हम देखते हैं कि विधायिका उसका प्रयोग कर रही है, किंतु वास्तविक अर्थों में देखें तो कार्यपालिका उनको लागू करा रही है, तो कार्यपालिका के पास शक्ति है। जबकि हम लोकतंत्रात्मक शासन में देखते हैं कि भैया जनता को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है, तो जनता उस शक्ति को रखने की उस समय स्थिति में आ जाती है। तो अस्पष्ट स्थिति रहती है कि आखिर शक्ति है किसके पास। तो शक्ति की एक विशेषता है कि शक्ति कहाँ से निकल कर आ रही है, यह अस्पष्ट रहता है। अगली विशेषता है, शक्ति का स्वरूप सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक यानी कि दो पक्षों के मध्य ही हम शक्ति को नाप सकते हैं, अकेले में हम शक्ति को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और अंतिम विशेषता जो इसकी निकल कर आती है वह है, शक्ति अमूर्त होती है। शक्ति अमूर्त होती है कहने का तात्पर्य है शक्ति दिखाई नहीं देती है, या शक्ति का जन्म और मरण नहीं होता है। शक्ति जो चीज दिखाई देती है उसे मूर्त कहते हैं, जो चीज न दिखाई देती हो उसे अमूर्त कहते हैं। जैसे कि आप श्वास लेते हैं किंतु आप
श्वास को देख नहीं सकते हैं। आपके भीतर जीवन है, किंतु आप उस जीवन को देख नहीं सकते हैं, जिसके आधार पर आप जीवित हैं। आप मरेंगे तब भी आप उस मरण को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी ही चीज़ों को अमूर्त कहा जाता है, जो कि हमको दिखती ना हो, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट ना हो, उसे ही अमूर्त चीज़ें कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आपने शक्ति के अर्थ और शक्ति की विशेषताओं को समझा। आशा और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे सुनना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।